स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे व्यापारिक बैंक वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें आपने व्यापारिक बैंक की परिभाषाएं पढ़ ली हैं। व्यापारिक बैंक के द्वारा किए जाने वाले 5 प्रमुख कार्य जो थे उनका भी अध्ययन अपने द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमारे द्वारा व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या साख का जो सृजन किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, उसका अध्ययन, उस प्रोसेसिंग का अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है। देखो, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है इसके अंतर्गत 2 शब्दों का प्रयोग होता है। साख सृजन के अंतर्गत हमारे 2 शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो होता है मुद्रा सृजन और दूसरा होता है साख सृजन। ये जो मुद्रा का सृजन होता है, जिसे मनी क्रिएशन बोलते हैं या नई मुद्रा का निर्गमन कहते हैं, ये हमारे केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई मुद्रा का कितनी भी मात्रा में निर्गमन करने की हमारी जो विधि है उसको हम न्यूनतम कोषानुपात की विधि कहते हैं। उसके अंतर्गत वह अपना न्यूनतम कोष जो 200 करोड़ रुपए तक का है, जिसमें 115 करोड़ रुपए की आपके सरकारी या विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं और 85 करोड़ का स्वर्ण होता है, के आधार पर कितनी भी नई मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है जिसे हम साख सृजन कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ये क्रेडिट क्रिएशन जो है मुख्य रूप से व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है और व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपनी प्रारंभिक जमाओं के आधार पर इस क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेसिंग होती है। प्रारंभिक जमाएं किसे कहते हैं, व्युत्पन्न जमाएं किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो जिसे कहा जाता है, नकद कोषानुपात, ये सब तथ्य, इन सब शब्दों से आप इसमें परिचित होंगे। बच्चों, अब हम पहले अपनी बुक में से पढ़ते हैं, फिर इस प्रोसेसिंग को आगे देखेंगे। पेज नंबर 108 अपना निकाल लीजिए। यहाँ पर आपके दे रखा है व्यापारिक बैंक के द्वारा साख सृजन। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख का निर्माण साख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश के आर्थिक विकास में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहां बैंक एक और जनता से प्राप्त छोटी छोटी वस्तुओं को जमाकर्ता के रूप में कार्य करता है, वहीं इन छोटी छोटी वस्तुओं से तैयार जमाओं से साख के निर्माण का कार्य करते हुए उत्पादन कार्यों के लिए ऋण भी प्रदान करता है। बैंक का प्रमुख कार्य जो होता है बच्चों, जमाएं स्वीकार करना होता है और उन जमाओं के आधार पर उन छोटी छोटी जमाओं को एक जगह एकत्रित करने पर जब वो बड़ी जमाओं में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे उधार देने का कार्य भी बैंक का ही होता है या ऋण देने का कार्य भी बैंक का होता है, जिस ऋण को वह उत्पादकीय कार्यों के लिए वो प्रदान करता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। साख का निर्माण, ये हेडिंग डल रखी है आपके पेज नंबर 109 के ऊपर। यहाँ पर साख के निर्माण के अंतर्गत 2 विधियां बताई गई हैं। बैंक साख सृजन, बैंक के अंतर्गत केंद्रीय बैंक भी आता है बच्चों और व्यापारिक बैंक भी आते हैं। बैंक साख सृजन का कार्य 2 विधियों से करते हैं। एक तो होती है कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा। कागजी मुद्रा मतलब जो आपके नोट और सिक्के प्रचलन में होते हैं, उस मुद्रा का निर्गमन करके आपके द्वारा साख का सृजन किया जाता है। और दूसरा होता है प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। ये जो कागजी मुद्रा के द्वारा निर्गमन होता है, इसको मैंने आपको ही बताया था कि नई मुद्रा का निर्गमन, जिसे मुद्रा सृजन कहा जाता है, वो RBI या देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किया जाता है। पढ़ें, इसमें क्या दे रखा है। कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा वर्तमान युग में देश के केंद्रीय बैंक को ही मुद्रा जारी करने का अधिकार या एकाधिकार प्राप्त होता है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली होती है। भारत में नोट निर्गमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके लिए वह न्यूनतम कोष प्रणाली, ये लाइन नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में नई मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये न्यूनतम कोष प्रणाली जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर केंद्रीय बैंक के कार्यों में आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था अभी इसके अंदर कि इसमें 200 करोड़ के कोष को रखा जाता है, वो अपन वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अतः ये केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण करना कहलाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, इसे हम मुद्रा सृजन भी कह सकते हैं, मनी क्रिएशन भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो साख सृजन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सृजन।
अब क्या होती है व्युत्पन्न जमाएं, क्या होती है प्रारंभिक जमाएं, इन सब का शब्दों प्रत्येक शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संबंध बैंकों के पास जमा की गई उन छोटी छोटी बचत राशियों से आंकता है जो चेक के द्वारा निकलवाई जा सकती हैं। ये राशि मांग पर ही देय होती हैं, अतः इन्हें मांग जमाएं भी कहते हैं। जो राशि ग्राहकों के द्वारा चेक द्वारा निकलवाई जा सकती है या जो राशि ग्राहकों द्वारा मांग पर देय होती है उन्हें मांग जमाएं कहते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रकार की मांग जमाओं के बढ़ने से कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण किया जाता है। बैंकों के द्वारा ये जो इनकी मांग जमाएं जमा होती हैं, इन जमाओं से कई गुना अधिक, अपनी कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। ये सारी क्या प्रोसेसिंग है, ये अभी अपन तालिका और उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पहले अभी यहाँ पर एक रीडिंग कर लेते हैं बेटा। इस प्रकार से बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती हैं और अधिक ऋणों का निर्माण किया जाता है। इसलिए कहा जाता है ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को उत्पन्न करती हैं या जन्म देती है। ये लाइन भी नोट कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बने, साख निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं या एक लाइन दे दी जाए, ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को उत्पन्न करती हैं, जन्म देती हैं। इस लाइन के इस प्रक्रिया को इस लाइन को उदाहरण सहित समझाइए तो आपको ये साख सृजन प्रक्रिया कंप्लीट देनी पड़ेगी। ये जो उदाहरण तालिका में अपन पढ़ेंगे इसको आपको कंप्लीटली देना पड़ेगा। प्रोफेसर होम ने कहा है व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है। इस प्रकार से व्यापारिक बैंक जिनके पास जितनी राशि जमा के रूप में प्राप्त होती है उससे कई गुना अधिक साख का सृजन कर देते हैं। प्रोफेसर होम के अनुसार बैंक जमाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली प्रारंभिक जमाएं और दूसरी व्युत्पन्न जमाएं। ये बच्चों आपकी प्रारंभिक जमाएं किसे कहते हैं? आप जैसे बैंक में गए, अपना अकाउंट खोला और उस अकाउंट में कुछ पैसे डाले तो इसको क्या कहेंगे अपन? प्रारंभिक जमाएं। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? वे जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता के द्वारा वास्तविक मुद्रा मतलब करेंसी आपने नोट अपने या सिक्के अपने जमा कराए जो बैंक के अंदर, उसे ही आपकी प्रारंभिक जमा कहेंगे। अकाउंट खोलकर जो आपके द्वारा पैसा कैश के रूप में या वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा कराया गया है, वे जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता के द्वारा या ग्राहकों के द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। और व्युत्पन्न जमाएं कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न जमाएं वे जमाएं होती हैं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों के ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है। ये बेटा व्युत्पन्न जमाएं, व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड डिपॉजिट जो होते हैं वो इस प्रकार के जमाएं होती हैं। जैसे आपने प्रारंभिक जमा कराई तो प्रारंभिक जमाओं के आपने 10,000 रुपये या 50,000 रुपये जमा कराए तो बैंक ये अच्छे से जानता है कि ग्राहक अपना सारा पैसा तो एक साथ निकालेगा नहीं, उसका कुछ भाग ही अपने पास अपनी द्वारा उसके द्वारा ग्राहक के द्वारा निकाला जाएगा। तो बैंक क्या करता है उसके 50,000 जो कैश के रूप में जमा हुए हैं अकाउंट में, उसका कुछ निश्चित प्रतिशत 10%, 15%, 20%, 30%, 25% जो भी RBI के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया है या व्यापारिक बैंक की अपनी पॉलिसी है तो उसके अंतर्गत वो रखता है। ये जो रिजर्व रेशो होता है जिसे कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, CRR शॉर्ट में अपन कहते हैं, इसके अंतर्गत कुछ राशि अपने पास रख लेता है। 50% का 50,000 का 20% वो अपने पास रख लेता है। तो 20% का मतलब कितना हो गया? 5,000 10,000 रुपये हो गया उसका 20%। अब 20% मतलब 10,000 रुपये अपने पास कैश में रखकर 40,000 रुपये वो किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। मतलब ये जो 40,000 रुपये हैं जो उधार दिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, उसको कैश नहीं देगा उस दूसरे व्यक्ति को, बल्कि उसके नाम का खाता खोल लेगा
और उसमें जमा कर लेगा 40,000 रुपये इस व्यक्ति के नाम से, और फिर उसका 20% रख लेगा। फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो अपने तीसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। तो इस तरह से बैंक के द्वारा ये प्रोसेसिंग की जाती है उधार देने की, और इसके अंतर्गत वो कई गुना अधिक अपने खातों में साख का या क्रेडिट का निर्माण कर लेता है। ये प्रक्रिया साख सृजन प्रक्रिया कहलाती है। अब अपन देखो यहाँ पर है ना, व्युत्पन्न जमाएं क्या हुई। व्युत्पन्न जमाएं वो जो ऋण देने के लिए ऋण दिए गए ना राशि के रूप में, प्रारंभिक जमाओं के जो राशि रख ली गई वो तो हो गई आपकी कैश के रूप में राशि बैंक के पास, और जिस राशि को उसने उधार देने के लिए तैयार कर लिया 40,000 रुपये, वो क्या कहलाएंगे, 40,000 रुपये व्युत्पन्न जमाएं कहलाएंगी। देखो फिर से मैं व्युत्पन्न जमाओं की परिभाषा पढ़ रही हूँ। वे जमाएं जो बैंक के द्वारा अपनी प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है, उसे ही व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। अभी आपको उदाहरण में और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर साख सृजन की प्रोसेसिंग दे रखी है, प्रक्रिया दे रखी है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसमें कहा गया है, मान लीजिए किसी व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये होती है और बैंकों का नकद कोषानुपात 20% है, तो अपनी प्रारंभिक जमाओं का 20% वो रखता है। मतलब आप ये मान के चलो, यहाँ पर मैंने एक तालिका का निर्माण किया है। तालिका में साख सृजन की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। जो चरण आपके थ्योरी में दिए हुए हैं ना बेटा, वो सारे के सारे चरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तालिका के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक व्यक्ति आया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, 1। उस व्यक्ति को क्या नाम दे दिया, चरण 1 के अंतर्गत मैंने उसको रख लिया। उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए। किसमें बैंक में, बैंक के अकाउंट में उसने कितने रुपए जमा कराए, 10,000 रुपये जमा कराए। बैंक अपने जितनी भी जमाएं होती हैं उसका CRR कैश रिजर्व रेशो 20% अपने पास रखता है। कितना प्रतिशत, 20% अपने पास रखता है। तो यहाँ पर मैंने जो तालिका बनाई है और साख सृजन प्रक्रिया बताई है, वो इसी आधार पर बताई है कि एक व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपये जमा कराता है और बैंक के द्वारा उसका 20% जो है कैश रिजर्व रेशो के रूप में, CRR के रूप में रखा जाता है। तो उसके द्वारा कुल साख का कितना निर्माण किया जाएगा, उस बैंक के द्वारा उस 10,000 के आधार पर कितने गुना अधिक साख निर्माण होगा, उस चीज को आप पढ़ रहे हैं। इस तालिका के अंतर्गत पहला कॉलम चरण के रूप में, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम भी अपन लिख सकते थे जिनके भी खाते बैंक में खुले हुए हैं। यहाँ पर दूसरे कॉलम में मैंने जमाएं ली हैं। जमाएं मतलब टोटल अकाउंट के अंदर कितना पैसा उन्होंने जमा कराया है। तीसरे खाते के अंतर्गत, तीसरे कॉलम के अंतर्गत नकद कोष के रूप में रखी गई राशि जो प्रतिशत के अंतर्गत दिए, प्रतिशत के आधार पर निकाली गई है कि कितनी इन्होंने बैंक ने अपने पास रखी है। और फिर उसके बाद है व्युत्पन्न जमाएं या प्रदत्त ऋण, बैंक के द्वारा कितने ऋण प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर देखो पहले चरण के अंतर्गत या पहले व्यक्ति के द्वारा टोटल 10,000 रुपये जमा कराए गए। बैंक के द्वारा 20% के आधार पर 10,000 का 20% आप निकालोगे तो आपके कितना आएगा, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये उसने अपने पास कैश में रख लिए और 8,000 रुपये व्युत्पन्न जमाएं या प्रदत्त ऋण के रूप में उसने राशि रख ली। 8,000 रुपये उसे ऋण के रूप में प्रदान करने हैं किसी भी व्यक्ति को जो बैंक में आकर ऋण लेना चाहेगा। अब दूसरा व्यक्ति आता है या सेकंड चरण स्टार्ट होता है। वो बैंक से डिमांड करता है कितने की, 8,000 रुपये की। बैंक उसको कैश नहीं दे रहा कुछ भी, बैंक ने अकाउंट खोला उसका और उसमें 8,000 रुपये डाल दिए। मतलब दूसरे पर्सन को कैश में कुछ नहीं दिया बल्कि उसके नाम का अकाउंट खोला और उसमें 8,000 रुपये डाल दिए। 8,000 का 20% 1,600 रुपये बैंक ने अपने नकद कोष में रख लिए और 6,400 रुपये, इन दोनों का जो डिफरेंस था वो फिर से ऋण के लिए बैंक के पास उपलब्ध हो गया। ये जो 6,400 रुपये हैं यही आपकी व्युत्पन्न जमा या प्रदत्त ऋण है जो आपके 10,000 की प्रारंभिक जमा से चल रहे हैं। अब ये जो 6,400 रुपये है ना, अब फिर तीसरा व्यक्ति आया
बैंक के पास, तीसरा चरण चालू हो गया। बैंक ने उसे ऋण दिया, ऋण देने के अंदर उसने कैश में कुछ नहीं दिया बैंक ने, बल्कि उस तीसरे पर्सन का भी अकाउंट खोल दिया और उसको कितने रुपए उधार दे दिए? 6400 रुपए उधार दे दिए। 6400 रुपए जो उधार दिए गए उसके अकाउंट में शो हो रहे हैं कि इस तीसरे व्यक्ति के अकाउंट में 6400 रुपए आ गए हैं। ऋण के रूप में इसने जो राशि प्राप्त किया वो 6400 रुपए है। 6400 का फिर कैश 1280 रुपए, 20% था ना, तो यहाँ पर 1280 रुपए उसने क्या करा? अपने पास कैश में रख लिया और बाकी का जो बचा हुआ था 6400 में से 1280 घटाकर 5120, वो उसने क्या करा? ऋण देने के लिए बैंक के पास उपलब्ध है। अब 5120 चौथे व्यक्ति को उधार दे दिया, 20% निकाला, 1024 आया और फिर उसके बाद उसने क्या करा? जो बचा हुआ था उसको फिर ऋण दे दिया, फिर पांचवें व्यक्ति को दे दिया, फिर छठे को, सातवें को, आठवें को, नवें को, 10वें को। हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 3 चरण लिखने के बाद 5, 6, 7, 8 लिख के आप उन चरणों को माइनस, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस के साइन से डिनोट किया है, ऐसे आप माइनस के साइन से डिनोट कर सकते हैं। लास्ट वाले कॉलम के अंदर आपके द्वारा टोटल किया जाएगा। टोटल के अंतर्गत कुल जमाएं कितनी बैंक के खातों में हो गई, बैंक के अंतर्गत जितने भी व्यक्तियों के खाते हैं उसमें कितनी जमाएं हो गई, इसको निकालने का सूत्र होता है बच्चों टोटल साख निर्माण व्यय या आपकी टोटल जमाएं बोले, उसका फॉर्मूला था 1/CRR × D। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशो को लिखा जाता है और D का मतलब होता है प्रारंभिक जमाएं। प्रारंभ में कितनी जमाएं प्राप्त हुई थी उसको ज्ञात कर सकते हैं। 1/20%। 20% को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100। 20% को हमारे द्वारा 20/100 लिखा जा सकता है और इंटू 10,000, जो प्रारंभिक डिपॉजिट था वो 10,000 था। 20% को 1/20 × 10,000 × 100, क्योंकि जो 100 है आपका ये इस साइड में चला जाएगा, जैसे 1/20, 20/100, तो अपन इसको 1/20 × 100 यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये हम काटेंगे तो 0 से 0 गई, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 टोटल उसका साख सृजन होगा या कुल साख सृजन होगा। ये जो टोटल जमाएं हो गई ये 50,000 हो गई। नकद कोष के रूप में जो राशि है वो 10,000 रुपये हो गई बच्चों। कैसे हो गई 10,000 रुपये? क्योंकि बैंक एक भी रुपए अपने बैंक में आने के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं निकल देता है, बल्कि अकाउंट खोल कर उसके पास जमा कर लेता है, तो सारा का सारा पैसा बैंक के पास जमा रह जाता है और इसी के आधार पर उसने क्या निकाला है 10,000 रुपये। जितनी प्रारंभिक जमा थी उतना ही उसके द्वारा नकद कोष निकाल लिया गया है या रख लिया गया है। 50,000 में उसका साख सृजन है, नकद कोष के रूप में उसने 10,000 रुपये रख रखे हैं। तो अब व्युत्पन्न जमाएं कितनी हो गई? प्रारंभिक जमाएं माइनस नकद कोष इक्वल टू व्युत्पन्न जमाएं या प्रदत्त ऋण आपके 40,000 रुपये हो जाएंगे। ये आपका आंसर या ये पूरी की पूरी साख सृजन प्रक्रिया है बच्चों। आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे और इसमें किसी को कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। साख सृजन की प्रक्रिया आपके मतलब थ्योरेटिकल तरीके से लैंग्वेज के अंदर भी 109 और 110 पेज पर दी गई है। कल मेरे द्वारा साख सृजन की सीमाएं और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।